सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीडेंसिटी। सिंपल टर्म्स में ये एक मेजरमेंट है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में पर 100 लोग कितने टेलीफोन कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। स्लाइड में जो कंपैरेटिव ड्यूअल एक्सिस ग्राफ दिया गया है वो इंडिया के कम्युनिकेशन लैंडस्केप की एक बहुत स्ट्राइकिंग रियलिटी शो कर रहा है, द अर्बन रूरल डिवाइड। अर्बन इंडिया में टेलीडेंसिटी सैचुरेशन पॉइंट पर है, अबव 100%, मतलब लोगों के पास मल्टीपल कनेक्शंस हैं। लेकिन रूरल इंडिया में ये अभी भी लगभग 60-70% के रेंज में है। सवाल ये है कि ये गैप क्यों है? सोचो जरा। ट्रेडिशनली प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां कमर्शियल वायबिलिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है, यानी सिटीज। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कॉस्ट हाई है और रिटर्न्स लो, इसलिए मार्केट फोर्सेस अकेले इस गैप को ब्रिज नहीं कर सकती। यहां रोल आता है स्टेट इंटरवेंशन का। इस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट भारत नेट प्रोजेक्ट लेकर आई। ये दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। इसका कोर मैकेनिज्म है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ओएफसी। ओएफसी क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स या कॉपर वायर्स के कंपैरिजन में लाइट सिग्नल्स यानी फोटॉन्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन में मिनिमल लॉस होता है और बैंडविड्थ बहुत हाई होती है। भारत नेट का गोल है इंडिया के सभी ग्राम पंचायत्स को हाई स्पीड इंटरनेट से फिजिकली लिंक करना। जब ये बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तभी लास्ट माइल कनेक्टिविटी पॉसिबल होगी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और विलेज कियोस्क्स तक। अब इसमें 5G रोलआउट को लेयर करते हैं। 5G सिर्फ स्पीड का अपग्रेड नहीं है, ये स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी और लो लेटेंसी का गेम है। लेटेंसी का मतलब है डेटा भेजने और रिस्पॉन्स मिलने के बीच का टाइम लैग। रूरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रिमोट सर्जरी यानी टेलीमेडिसिन या प्रिसिजन एग्रीकल्चर जैसे ड्रोन्स की बात करते हैं तो वहां माइक्रो सेकेंड्स की डिले भी फेटल हो सकती है। 5G इस लेटेंसी को ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। तो इक्वेशन सिंपल है। भारत नेट एक फिजिकल पाइपलाइन बिछा रहा है, OFC, और 5G उस पाइपलाइन के थ्रू हाई स्पीड एप्लीकेशंस रन करेगा। ये कॉम्बिनेशन रूरल इकोनॉमी को इंडस्ट्री 4.0 यानी ऑटोमेशन और स्मार्ट सिस्टम से कनेक्ट करेगा। समझ आया? ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बल्कि रूरल एरियाज को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी का एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने के लिए है। पिछली स्लाइड में हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भारत नेट या 5G एस्टैब्लिश किया। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नेंस और सर्विसेज कैसे बिल्ड की जाती हैं। यही कोर फिलॉसफी है डिजिटल इंडिया मिशन की। इसका विजन सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना है। डिजिटल कनेक्टिविटी बेकार है अगर उससे सिटीजन्स की लाइफ आसान ना हो। इसलिए डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स डिजाइन किए गए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सर्विसेज तक एक होलिस्टिक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। इनमें से एक क्रूशियल पिलर है ई क्रांति। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। सोचो, अगर एक रूरल सिटीजन को अपना लैंड रिकॉर्ड चाहिए या पेंशन क्लेम करनी है तो उसे तहसीलदार ऑफिस के चक्कर नहीं काटने चाहिए। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कॉमन सर्विस सेंटर्स या CSCs का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। भारत में अभी भी डिजिटल लिटरेसी 100% नहीं है। हर गांव का किसान स्मार्टफोन एक्सपर्ट नहीं है, तो CSCs एक ब्रिज या इंटरफेस का काम करते हैं। CSC में बैठा विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या VLE उस रूरल सिटीजन को डिजिटल सर्विसेज एक्सेस करने में हेल्प करता है, चाहे वो बैंकिंग हो यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंश्योरेंस हो या यूटिलिटी बिल पेमेंट। टेक्निकली CSC एक फिजिकल एक्सेस पॉइंट है जो डिजिटल वर्ल्ड को रूरल रियलिटी से जोड़ता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस इकोसिस्टम का एक और मेजर कंपोनेंट है डिजी लॉकर। ये पेपरलेस गवर्नेंस की तरफ एक मैसिव शिफ्ट है। कॉन्सेप्ट सिंपल है। आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट्स फिजिकल फॉर्म में कैरी करने की जरूरत नहीं। ये क्लाउड बेस्ड रिपोजिटरी में स्टोर होते हैं और डायरेक्ट सोर्स जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्ट और CBSE से वेरीफाइड होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है ऑथेंटिसिटी। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स फेक हो सकते हैं, पर डिजी लॉकर से फेच किया हुआ डेटा ऑथेंटिक होता है। बस, तो फ्लो ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ब्रॉडबैंड बना, उस पर प्लेटफॉर्म यानी डिजी लॉकर खड़ा हुआ और एक्सेस पॉइंट यानी CSC के थ्रू सर्विस डिलीवरी हुई। जब ये तीनों लेयर्स सिंक में काम करती हैं तब बनती है ट्रू डिजिटल गवर्नेंस। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी लाता है और करप्शन के स्कूप को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है, क्योंकि मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाता है।
क्लियर है? अब हम ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से मूव करके स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन पर फोकस करेंगे। ज्योग्राफी में एक फंडामेंटल चैलेंज होता है फिजिकल बैरियर्स। माउंटेन्स, आइलैंड्स जैसे अंडमान निकोबार और डेंस फॉरेस्ट्स में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना यानी लेइंग केबल्स हमेशा फीजिबल या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। देखो, यहाँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सैटकॉम एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो इसरो मैनेज करता है, स्पेसिफिकली इनसैट और जीसैट सीरीज के थ्रू इन ज्योग्राफिकल हर्डल्स को बाईपास करता है। कंसेप्चुअली ये सैटेलाइट्स मोस्टली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी जियो में प्लेस किए जाते हैं, जो अर्थ के सरफेस से अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर्स ऊपर है। वाई दिस स्पेसिफिक हाइट? क्योंकि इस डिस्टेंस पर सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड अर्थ की रोटेशन स्पीड से मैच करती है। रिजल्ट, सैटेलाइट अर्थ के ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट पर स्टेशनरी दिखता है। ये कांस्टेंट विजिबिलिटी इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन लिंक कभी ब्रेक ना हो, जो टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग यानी डीटीएच के लिए कंपलसरी है। डायग्राम में आप क्यू बैंड और सी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स देख रहे हैं। ये वो चैनल्स हैं जो डेटा यानी अपलिंक या डाउनलिंक कैरी करते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी का ट्राइपार्टाइट एप्लीकेशन देखते हैं, एजुकेशन, मेडिसिन और डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले टेली एजुकेशन एड्यूसैट। इमेजिन करो एक रिमोट विलेज का स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर नहीं है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू एक सिटी बेस्ड एक्सपर्ट टीचर का लेक्चर रियल टाइम में वहां बीम किया जा सकता है वाया डाउनलिंक। ये ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़कर एजुकेशन डेमोक्रेटाइज करता है। नेक्स्ट, टेलीमेडिसिन। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हर गांव में अवेलेबल नहीं हो सकते। सैटकॉम के थ्रू पेशेंट का डेटा ट्रांसमिट होता है और स्पेशलिस्ट कंसल्ट कर सकता है। फाइनली और सबसे इंपॉर्टेंट, डिजास्टर वार्निंग। जब साइक्लोन आता है तो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स यानी टावर्स और केबल्स सबसे पहले फेल होते हैं। उस क्रिटिकल टाइम पर सिर्फ सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही एक्टिव रहता है, जो फिशरमैन और कोस्टल कम्युनिटीज को अर्ली वार्निंग सायरन्स भेजता है। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और सर्वाइवल दोनों के लिए इंडिस्पेंसिबल है। समझ आया कनेक्शन? स्पेस टेक सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं, ग्राउंड लेवल वेलफेयर टूल है। अब हम साइंस से शिफ्ट करके इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर आते हैं। किसी भी कंट्री का ट्रेड कॉम्पोजिशन यानी वो क्या खरीदता है और क्या बेचता है, उस कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मिरर होता है। स्लाइड 4 का विजुअल एनालिसिस बहुत डीपर स्टोरी बताता है। 1950s में इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट मेजरली प्राइमरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, रॉ ओर्स, टी, जूट पर डिपेंडेंट था। ये एक अंडर डेवलप्ड अग्रेरियन इकोनॉमी का साइन है। लेकिन 2020s तक आते आते एक मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है। आज हमारा मेजर एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग गुड्स, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और केमिकल्स हैं। ये ट्रांजिशन प्रूव करता है कि इंडिया वैल्यू एडिशन और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव कर चुका है। हम अब सिर्फ रॉ आयरन ओर नहीं बेचते, बल्कि स्टील और मशीनरी बेचते हैं। लेकिन इंपोर्ट बास्केट को देखना इक्वली जरूरी है। विजुअल में देखो, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम का ब्लॉक सबसे बड़ा है, अप्रॉक्स 28%। ये इंडिया की एनर्जी इनसिक्योरिटी को हाईलाइट करता है। हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ग्लोबल इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ट्रेड डेफिसिट पर पड़ता है, क्योंकि ऑयल महंगा है। दूसरा बड़ा इंपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। सोचो जरा, हालांकि हम मोबाइल फोन्स असेंबल कर रहे हैं, पर चिप्स और हाई एंड कंपोनेंट्स अभी भी इंपोर्ट होते हैं। तीसरा एलिमेंट है गोल्ड। गोल्ड का इंपोर्ट इकोनॉमिक रीजन से कम और कल्चरल रीजन से ज्यादा है, जो वैल्यूएबल फॉरेक्स को ड्रेन करता है बिना किसी प्रोडक्टिव एसेट को क्रिएट किए। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट। ये एक्चुअली एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। जब आप मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैपेसिटी बिल्ड कर रही हैं फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन नीड कहते हैं। तो एनालिसिस ये है, एक्सपोर्ट साइड पर हम वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर टू इंजीनियरिंग, लेकिन इंपोर्ट साइड पर एनर्जी यानी ऑयल और टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिपेंडेंसी अभी भी हमारी वल्नरेबिलिटी बनी हुई है। ये कॉम्पोजिशन डायनामिक समझना जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली इंडिया की करेंसी स्टेबिलिटी और ग्लोबल पोजिशनिंग को डिफाइन करता है, राइट? कंपोजिशन समझने के बाद अगला लॉजिकल स्टेप है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड फ्लोज कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। हिस्टोरिकली इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का ट्रेड यूके और कॉमनवेल्थ नेशंस की तरफ टिल्टेड था। लेकिन 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ये डायरेक्शनल शिफ्ट ड्रास्टिक रहा है। आज हमारा ट्रेड डाइवर्सिफाइड है, जो किसी एक कंट्री पर ओवर डिपेंडेंस के रिस्क को कम करता है।
मैप को देखो, ये स्पेशियल शिफ्ट्स क्लियर कर रहा है। टॉप पार्टनर्स में यूएसए और चाइना डोमिनेट करते हैं, लेकिन उनके नेचर ऑफ ट्रेड में जमीन आसमान का फर्क है। यूएसए के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस में है, हम उन्हें ज्यादा बेचते हैं, मोस्टली सर्विसेज और फार्मा। इसके विपरीत चाइना के साथ हमारा मैसिव ट्रेड डेफिसिट है, हम उनसे इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स ज्यादा खरीदते हैं। ये डाइकोटमी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को भी शो करता है। रीजनल कॉन्टेक्स्ट में यूएई और सऊदी अरेबिया टॉप पार्टनर्स हैं ड्यू टू ऑयल इंपोर्ट्स। अब एक नए ट्रेंड पे ध्यान दो, ग्लोबल साउथ फोकस। इंडिया अग्रेसिवली अफ्रीका और साउथ अमेरिका के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। क्यों? रिसोर्स सिक्योरिटी के लिए। साउथ अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना से लिथियम और अफ्रीका से डाइवर्स मिनरल्स फ्यूचर इंडस्ट्रीज, ईवी बैटरीज के लिए क्रूशियल हैं। रीजनल इंटीग्रेशन में आसियान के साथ प्रॉक्सिमिटी मैरिटाइम ट्रेड को ड्राइव करती है, और सार्क या साफ्टा साउथ एशिया में पॉलिटिकल इश्यूज के बावजूद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। समझ आया? डायरेक्शन ऑफ ट्रेड सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स है। अगर हम चाइना से इंपोर्ट कम करना चाहते हैं तो हमें ऑल्टरनेट सप्लायर्स यानी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। इसलिए मैप पर एरोज वेस्ट यानी यूएसए, ईयू और ईस्ट यानी आसियान, जापान दोनों तरफ फैल रहे हैं। ये एक कैलकुलेटेड मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी है इकोनॉमिक स्फीयर में। हमने देखा कि हमारा इंपोर्ट बिल, ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे एक्सपोर्ट रेवेन्यू से ज्यादा है। जब देश का खर्चा कमाई से ज्यादा हो तो क्रिएट होता है ट्रेड डेफिसिट या मर्चेंडाइज डेफिसिट। स्लाइड 6 का बार ग्राफ इस सिचुएशन को परफेक्टली डिपिक्ट करता है। रेड बार डेफिसिट काफी डीप है। तो सवाल ये है, इंडिया बैंकरप्ट क्यों नहीं होता? हम इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे बैलेंस करते हैं? यहाँ कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी का। इस डेफिसिट को भरने के लिए हमारे पास दो मेजर शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो करंट अकाउंट को स्टेबलाइज करते हैं। पहला है सर्विस एक्सपोर्ट्स, इनविजिबल ट्रेड। इंडिया आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का ग्लोबल पावर हाउस है। जो हम गुड्स जैसे फोन्स या ऑयल में गवाते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा हम कोड और कंसल्टेंसी बेचकर वापस कमा लेते हैं। दूसरा क्रिटिकल फैक्टर है रेमिटेंसेस। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर है। हमारे वर्कर्स जो गल्फ जैसे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में काम करते हैं, वो हार्ड करेंसी वापस भेजते हैं। ध्यान दो, ग्राफ में देखो कैसे सर्विसेज और रेमिटेंसेस, ग्रीन बार्स, मिलकर उस बड़े रेड बार डेफिसिट को ऑफसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अक्सर करंट अकाउंट डेफिसिट रह जाता है। इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए आरबीआई मेंटेन करता है फॉरेक्स रिजर्व्स। स्लाइड में जो फॉरेक्स शील्ड दिखाया गया है, वो सिर्फ एस्थेटिक नहीं है, वो फंक्शनल रियलिटी है। ये रिजर्व्स क्यों चाहिए? 1. इंपोर्ट कवर। अगर कल को वॉर हो जाए और इनकम बंद हो जाए तो हम कितने महीने तक ऑयल खरीद सकते हैं? 2. करेंसी स्टेबिलिटी। अगर रुपये की वैल्यू सडन गिरने लगे, वॉलेटिलिटी, तो आरबीआई डॉलर बेचकर रुपये को स्टेबलाइज करता है। इस वॉल्ट के अंदर सिर्फ यूएस डॉलर नहीं होते, बल्कि गोल्ड बुलियन और आईएमएफ के एसडीआर्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी होते हैं। एसडीआर्स पेपर गोल्ड की तरह है, एक इंटरनेशनल क्लेम। रिजर्व ट्रांसपोजिशन वो कोटा है जो हम आईएमएफ से इमरजेंसी में एक्सेस कर सकते हैं। तो बीओपी प्योरली एक बैलेंसिंग एक्ट है, जहां इनविजिबल्स और फॉरेक्स रिजर्व इकोनॉमी को एक्सटर्नल शॉक्स जैसे ऑयल प्राइस हाइक से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? ट्रेड डेफिसिट को स्ट्रक्चरली फिक्स करने का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हमें रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एनेबलिंग पॉलिसी चाहिए। स्लाइड 7 इन्हीं दो एस्पेक्ट्स को कवर करती है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का नाम सुना होगा। ये देश के अंदर ऐसे एनक्लेव्स हैं जिन्हें फॉरेन टेरिटरी माना जाता है फॉर ट्रेड ऑपरेशंस। यहाँ कंपनीज को टैक्स हॉलिडेज, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स और सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलती है। गोल सिंपल है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करो ताकि इंडियन गुड्स ग्लोबल मार्केट में कंपेटिटिव बन सकें। मैप में देखो, कांडला, नोएडा, फलता, ये सब स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हैं। इसमें एक स्टेप आगे है गिफ्ट सिटी, गुजरात। ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आईएफएससी है। ध्यान से सुनना,
अब तक इंडियन कंपनीज को इंटरनेशनल फाइनेंस रेज करने के लिए लंदन, सिंगापुर या दुबई जाना पड़ता था। गिफ्ट सिटी वो सर्विसेज स्टॉक एक्सचेंजेस, आर्बिट्रेशन, बैंकिंग इंडिया की धरती पर प्रोवाइड कर रहा है, फॉरेन करेंसी में। ये इफेक्टिवली सिंगापुर, दुबई से बिजनेस वापस इंडिया लाने की कोशिश है। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 पर। यह पॉलिसी एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट लेकर आई है। पहले फोकस था इंसेंटिव्स पर, सरकार एक्सपोर्ट करने पर कैश रिवॉर्ड देती थी। अब फोकस शिफ्ट हुआ है रिमिशन पर, यानी टैक्सेस वापस करना, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर। इसका बड़ा गोल है डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स। पहले एक्सपोर्ट सिर्फ बड़े सिटीज से होता था। FTP 2023 चाहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट अपनी स्पेशलिटी, जैसे मुरादाबाद का ब्रास, वाराणसी की सिल्क, को ग्लोबल मार्केट में बेचे। इसके अलावा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी एक विजनरी स्टेप है, ताकि हम डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर सके और रुपी में ट्रेड सेटल करें। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, सेज और गिफ्ट मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहां एक्सपोर्ट्स थ्राइव कर सके। मेक सेंस? फाइनल स्लाइड में हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और जियोपॉलिटिक्स के इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। ग्लोबल ट्रेड अकेले नहीं किया जा सकता, इसके लिए पार्टनरशिप्स चाहिए। ट्रेडिशनली दुनिया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पर चलती थी, जो मल्टीलैटरल यानी सबके लिए सेम रूल सिस्टम है। लेकिन WTO नेगोशिएशन स्लो है और डेडलॉक में फंसी रहती है। इसलिए इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया है टुवर्ड्स बायलैटरल एग्रीमेंट्स लाइक FTAs एंड सीपा। टेबल को ध्यान से देखो। सीपा विद UAE और ECTA विद ऑस्ट्रेलिया क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है जीरो ड्यूटी एक्सेस। एग्जाम्पल के लिए, इंडियन टेक्सटाइल और जेम्स पर UAE और ऑस्ट्रेलिया में हेवी टैक्स लगता था, जिससे वो महंगे हो जाते थे। इन अग्रीमेंट्स के थ्रू वो टैक्स जीरो हो गया, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स कंपेटिटिव हो गए। बदले में हमें उनके प्रोडक्ट्स जैसे ऑस्ट्रेलियन वाइन या रॉ मटेरियल्स को मार्केट एक्सेस देना पड़ता है। ये एक नेगोशिएशन बैलेंस है। मार्केट एक्सेस पाने के लिए डोमेस्टिक प्रोटेक्शन को स्ट्रेटेजिकली एडजस्ट करना पड़ता है। WTO में हमारा स्टैंस डिफेंसिव रहता है, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि FTAs में हम ऑफेंसिव यानी मार्केट सीक करने वाले हो रहे हैं। लास्टली, न्यू इकोनॉमिक ब्लॉक्स एंड कॉरिडोर्स। मैप पर IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को देखो। ये सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर है। करंटली हम स्विस कैनाल पर डिपेंडेंट हैं। IMEC एक मल्टी मोडल कॉरिडोर जैसे शिप टू रेल क्रिएट करेगा, जो इंडिया को UAE, सऊदी अरेबिया, इजराइल होते हुए यूरोप से जोड़ेगा। ये स्पीड बढ़ाएगा और कॉस्ट कम करेगा। सिमिलरली I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, UAE, USA और क्वाड सप्लाई चेन रेजिलियंस पर फोकस कर रहे हैं। इसका हिडन कॉन्टेक्स्ट है China+1 स्ट्रैटेजी, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को चाइना से डाइवर्ट करके रिलायबल पार्टनर्स के पास लाना। तो ये सब अग्रीमेंट्स और कॉरिडोर्स एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी हैं। ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाना, सप्लाई लाइन सिक्योर करना और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की सेंट्रल पोजीशन इंश्योर करना। बिल्कुल क्लियर?